ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमयी। अखंड भारत was the dream of Sri Aurobindo। अखंड भारत यानी कि अनडिवाइडेड इंडिया जो श्री अरविंद का सपना है, करोड़ों देशवासी का भी सपना है, सबका लक्ष्य है अखंड भारत। इसके बारे में पार्ट 5 तक विस्तार से चर्चा हो चुका है। फिर भी कुछ लोगों का जो मन में सवाल है, आखिर अखंड भारत कैसा होगा, किस रूप से होगा, और एक जिम्मेदारी नागरिक होने के नाते हमारा क्या फर्ज बनता है, इस सवाल का मैं आज जवाब देने की कोशिश करूंगा, ताकि इसके बारे में कोई भी आशंका दोबारा पैदा ना हो। आज जिस अखंड भारत के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो तो साउथ एशिया रीजन का कुछ देश के लेकर हो रहा है, और वो ये सब देश के बारे में हम जानते हैं। भारत के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव, म्यांमार, श्रीलंका, ये सब देश को लेकर हम अखंड भारत बनाना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोगों का मन में जो सवाल है कि हम तो 75 साल हो गया, पीओ को हासिल कर नहीं पाए, और इतने देश को हम कैसे शामिल करेंगे। ये सरासर गलत सच है। अखंड भारत इस प्रकार सोच से परे है। ये जोड़ने वाला सोच है, ये तोड़ने वाला सोच नहीं, किसी को मिटाने वाला सोच नहीं है, किसी को किसी देश का ज़मीन हड़पने के लिए अखंड भारत का सोच नहीं है। भारत फॉर्सिबली एनेक्सेशन करने की सोच नहीं रखता है, और कुछ देश का ज़मीन हड़प कर अपना देश में शामिल करना और एनेक्सेशन करके अपना विस्तारवादी नीति का हम नहीं चाहते हैं। तो ये एक यूनियन की तरफ, एक संघ की तरफ अखंड भारत का रूप होना चाहिए। इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा कि कैसा होना चाहिए। तो इसीलिए जो पीओ के लिए तो हमारा नीति स्पष्ट है। बाकी इतने देश जो हम मिलाने चाहते हैं, वो कैसे मिलेगा। कुछ लोगों के मन में भी सवाल है कि फिलहाल जो भी तो भारत है 140 करोड़ लोग हैं, फिर अगर इतने देश को हम शामिल करेंगे तो कैसा होगा। दरअसल में बात ऐसा नहीं है। जो देश जैसा है वैसा रहेगा, उसका जो इंडिपेंडेंस है कायम रहेगा। वो इसीलिए इसके लिए बारे में फिजूल का चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो संघ की तरफ, जैसे मिसाल की तरफ हम देखेंगे तो यूरोप यूनियन सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है हमारे लिए। यूरोप यूनियन जो कि 1 नवंबर 1993 को शुरुआत किया गया था, जहां पर 27 देश यूरोप कॉन्टिनेंटल का मेंबर्स है। तो इस देश को लेकर यूरोपियन यूनियन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यूरोप यूनियन के अगर बात हम पता करेंगे तो इसमें एक काउंसिल है जिसको हम यूरोपियन काउंसिल कहते हैं, एक पार्लियामेंट है, यूरोपियन पार्लियामेंट है। इनका एक कॉमन करेंसी है जिसे कि हम यूरो करेंसी कहते हैं। उसके अलावा एक जुडिशियल कोर्ट है, जुडिशियल सिस्टम है, एक सेंट्रल बैंक है। इस प्रकार की वो सिस्टम है। तो जो यूरोप यूनियन है, इसमें क्या नीति है। सच में इट इज़ नॉट जस्ट लाइक फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन। तो क्या है यूरोप यूनियन, आखिर क्या है। इट इज़ ए हाइब्रिड सिस्टम ऑफ
इंटरगवर्नमेंटलिज्म और सुपर नेशनलिज्म, ये एक प्रकार का हाइब्रिड सिस्टम है। इंटरगवर्नमेंटलिज्म और सुपर नेशनलिज्म, साफ लफ्ज़ में अगर इसको बता दिया जाए तो ये यूरोपियन यूनियन में जो देश है, सभी देश में एक कमिश्नर रहते हैं और इसी देश को एक एक मेंबर के हिसाब से एक कमीशन होता है, यूरोपियन कमीशन। एक बड़े सोच लेके, कॉमन एजेंडा लेके, कॉमन इंटरेस्ट लेके, सबका भला के लिए ये संगठन है। एक बड़े सोच के लेकर एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन को दर्शाता है यूरोपियन यूनियन, जो कि काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है हमारे लिए। उसी तरह अखंड भारत हो सकता है। अगर इसके अलावा अगर हम देखेंगे और एक यूनियन है अफ्रीकन यूनियन, जो कि 9 जुलाई 2002 में बनाया गया था। कुल मिला के अभी 55 देश इसमें शामिल है। तो डरबान में साउथ अफ्रीका में उसको शुरुआत किया गया था। हालांकि अफ्रीकन यूनियन जो भी है वो यूरोप यूनियन की तरफ इतना असरदार साबित नहीं हो रहा है। फिर भी उम्मीद है कि आज नहीं तो कल वो आगे बढ़ेगा। इसी तर्क पर हम साउथ एशिया रीजन में भी 8, 9, 10 देश को लेकर हम एक यूनियन बनाना चाहते हैं, संघ बनाना चाहते हैं, जिसको कि हम अखंड भारत का रूप देना चाहते हैं। ये भी हो सकता है। अगर यूरोप यूनियन हो सकता है, अफ्रीकन यूनियन हो सकता है, तो अखंड भारत क्यों नहीं हो सकता है? तो एशिया में ये यूनियन क्यों नहीं हो सकता है? जरूर हो सकता है। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है इस रास्ते में भारत और पाकिस्तान का रिश्ता। भारत और पाकिस्तान का रिश्ता आज की तारीख में पेचीदा मालूम हो रहा है। इतना असरदार नहीं है दोनों देश के बीच रिलेशन, लेकिन हमने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है। ताशकंद डिक्लेरेशन हो, शिमला एग्रीमेंट हो, या हमने 1996 को पाकिस्तान को MFA स्टेटस दिया। WTO की मान्यता पाने के बाद मस्ट फेवर नेशन का स्टेटस हमने दिया था पाकिस्तान को। उसके बाद बस सर्विस लाहौर तक हुआ, समझौता एक्सप्रेस चलाया, फ्रेंडली डिप्लोमेसी का इस्तेमाल हुआ, क्रिकेट डिप्लोमेसी का भी इस्तेमाल हुआ। हर बार हमने पाकिस्तान से रिश्ता बनाने के लिए कोशिश किया। 2010 में जब फ्लड में तबाही हुआ पाकिस्तान में, उसी दौरान भी हमने पाकिस्तान को आर्थिक मदद पहुंचाया था। हमने 25 मिलियन अमेरिकन डॉलर पाकिस्तान को मदद किया था उसी समय। लेकिन बार बार कोशिश करने के बाद कभी रिश्ता बनता है तो कभी बिगड़ता है। इस रिश्ते की लुचाछपी खेल में समय ने इस रिश्ते को हवा में बहा दिया है, जिसका हमें अफसोस है। और जब उरी का आतंकवाद अटैक हुआ, या पुलवामा में जो पाकिस्तान ने आतंकवाद अटैक करवाया, क्योंकि इसके लिए तो भारत के पास सबूत है, क्योंकि पाकिस्तान ने आतंकवाद को ट्रेनिंग दे रहा है, फंड्स दे रहा है और मोरल सपोर्ट दे रहा है, जिसके खामियाजा हमको भुगतना पड़ता है। आज आतंकवाद का मुद्दा सिर्फ भारत में नहीं है, सीमित नहीं है, और पाकिस्तान के उसके दायरे में भी आता है, वो भी उसका खामियाजा भुगत रहा है। तो जिसको वो समझना चाहिए। तो इसीलिए जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो दरार है, इसको दूर करना चाहिए। 4 बार लड़ाई हो चुका है भारत और पाकिस्तान के बीच,
लेकिन हमें क्या मिला ये लड़ाई में? कुछ हासिल हुआ? लड़ाई में कभी कुछ नहीं होता है, हासिल नहीं होता है। हमने बहुत लड़ाई देख चुके हैं, राजा महाराजा ने लड़ाई किया आपस में, ये भी हम देख चुके हैं। जब एक देश दूसरे देश से लड़ाई किया, उसका भी हश्र हम देख चुके हैं। और फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार का नतीजा भी सबको मालूम है। तो इसीलिए युद्ध से कुछ हासिल नहीं होता। लड़ाई में किसी का जीत कभी नहीं हुआ है। लड़ाई तो सिर्फ आंकड़ा का खेल है, किसका ज़्यादा तो किसी का कम नुकसान। तो नुकसान तो दोनों को करना पड़ता है, किसी को जीत नहीं होता। सारे दुनिया फतह करने के बाद भी सिकंदर को कुछ मिला नहीं, वो नाखुश था। याद रख, सिकंदर का हौसले तो आली था, जब गया ये दुनिया से दोनों हाथ खाली था। सारे दुनिया फतेह करने के बाद कुछ लेके वो धरती से वो रुखसत नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला, मिट्टी में मिल गया इनका शरीर, कुछ नहीं मिला। तो इसलिए लड़ाई पे कुछ हासिल नहीं होता है। इसीलिए आज मौजूदा हालात में अगर हम देखेंगे, यूक्रेन और रूस के बीच लड़ाई चल रहा है। किसी अगर एक देश पहले से समझ लिए होते तो शायद इतना बड़ा युद्ध का सामना करना नहीं होता, लेकिन हुआ नहीं। आज चाहकर भी कोई ये लड़ाई को बंद नहीं कर सकते। और कितना नुकसान हो रहा है इसमें, तो किसी का जीत नज़र नहीं आ रहा है, दोनों का हार हो रहा है। इसीलिए अगर किसी का अगर ये लड़ाई में जीत होगा तो ये तो अहंकार का जीत हो रहा है और मानवता का हार हो रहा है। इसीलिए वेयर इज नॉट ए सॉल्यूशन। इसीलिए अखंड भारत का जो सपना होगा वो कभी युद्ध से नहीं होगा। हो सकता है युद्ध तो भारत का नीति का हिस्सा है, कल क्या होगा हमको पता नहीं है। फिर भी अमन और शांति के प्रक्रिया से अगर दोनों देश और जो भी अखंड भारत में जो देश के बारे में चर्चा हुआ है सब मिलेंगे और यूरोप यूनियन की तरफ वो एक संघ बनेगा जिससे सबका फ़ायदा होगा। आज की हालात में अगर हम देखेंगे तो फ़ायदा किससे ज़्यादा होगा? पाकिस्तान को ज़्यादा होगा। पाकिस्तान का जो हालत है ये तो बड़ी चिंताजनक है। तो इससे निजात पाने के लिए आज पाकिस्तान के पास बहुत समस्या है। आज वाटर टीटी का समस्या है दोनों देश के बीच। कश्मीर का समस्या है, जो कश्मीर तो हर से गया पाकिस्तान का 370 धारा हटने के बाद, और बाकी रहा आतंकवाद का समस्या। उससे लगाम लगाना चाहिए, जितना जल्दी हो सके इसको, इस समस्या का हल होना चाहिए। आज अगर हम देखेंगे भारत में जिस हालात है, इस हालात में अगर पाकिस्तान और भारत क्यों एक नहीं हो सकते? जरूर एक हो सकते। अगर हम इतिहास को हम देखना चाहेंगे तो हमको ये पता है कि जब इजिप्ट और सीरिया 21 फरवरी 1958 को वो दोनों देश यूनिफिकेशन के लिए, मार्जर के लिए प्लेबिसाइट हुआ, और ठीक एक दिन के बाद यानी कि 22 फरवरी 1958 को इजिप्ट और सीरिया दोनों देश मिलकर यूनाइटेड अरब रिपब्लिक यानी कि UAR फॉर्मेशन किया। क्या इससे हमें सीख नहीं मिला? फिर अगर हम देखेंगे तो जुलाई 2 1976 को नॉर्थ और साउथ वियतनाम यूनिफिकेशन हुआ। और हम अगर देखेंगे 1989 को ईस्ट जर्मन और वेस्ट जर्मन के बीच जो टकरार था, दोनों देश का रीयूनिफिकेशन हुआ। और बीच में दोनों ईस्ट जर्मन वेस्ट जर्मन के बीच में जो दरार था, जब बर्लिन वॉल कहते हैं, लोगों ने इसको तोड़ दिया। जब बात हुआ दोनों ईस्ट जर्मन वेस्ट जर्मन को मिलने के बाद हुआ, यूनिफिकेशन का बात हुआ, लोगों ने
मिलने के लिए इतना बेताब थे कि वो साजो सामान लेके आके वो बर्लिन वॉल को तोड़ दिया। इस प्रकार का जुनून होना चाहिए मिलने के लिए, बेताब ही ऐसा इस प्रकार का होना चाहिए। ये अगर दोनों जर्मान, इस जर्मान वेस्ट जर्मान एक हो सकता है, इजिप्ट सीरिया एक हो सकता है, नॉर्थ साउथ वियतनाम एक होता है, तो भारत पाकिस्तान एक होने में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्यों नहीं हो सकता है? अगर हम मिसाल की तरफ हम देखेंगे, जर्मन और फ्रांस में कितना नफरत था, कितना दुश्मनी था। इतिहास गवाह है, जब बैटल ऑफ फ्रांस हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1940 में, जर्मन ने फ्रांस को बुरी तरह हराया और कुछ हिस्सा एनेक्सेशन भी कर लिया। कट्टर दुश्मनी थी दोनों के देश के बीच, लेकिन क्या मिला उनको? समझ लिया उन्होंने, समय से पहले उन्हें समझ लिया। इतिहास, जो इतिहास हमको दर्द देता है, दुख देता है, जिससे देश को कुछ फायदा नहीं हो, लोगों को कुछ फायदा नहीं हो, इस प्रकार की सोच से हमें परे जाना है, दस्ती का माहौल बनाना है। ये बात समझ लिया फ्रांस और जर्मन ने, और एक नया इतिहास बनाया, दोस्ती का एक इतिहास बनाया, दोस्ती का नया आयाम बनाया। और ये दोनों देश सब कुछ दरकिनार करके आज यूरोप यूनियन का सदस्य है। G8 हो या G20 हो या नाटो का सदस्य है। क्या इससे हम सीख नहीं पा रहे? तो इसीलिए आज हमको ये सब सीखना। अगर हम अमेरिका का देखिए, अमेरिका क्या क्या 1945 में जापान का 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर एटम बम गिराया। इसका नतीजा क्या हुआ सारी दुनिया देख चुका है। कितना तबाही हुआ, कितना खौफनाक आलम था उसी समय। लेकिन ये इतिहास को ये दोनों देश छोड़ चुके हैं और वर्तमान को इन्होंने स्वीकार किया। इससे हमें सीख नहीं मिला क्या? आज अमेरिका और जापान की दोस्ती का आज दुनिया देख रहा है। किसी का मजाल है कि जापान के खिलाफ कुछ बोल सकेगा, उसके खिलाफ जा सकेगा, तब पहले इसके रास्ते में अमेरिका आ जाएगा। इस प्रकार का दोस्ती है। इसीलिए जो इतिहास है, हमने 75 साल में कितना लड़ाई लड़ चुके हैं पाकिस्तान और इंडिया की, कुछ हासिल नहीं हुआ, नुकसान ही नुकसान हुआ। आज देखिए बजट में रक्षा के मामले में हम ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं दोनों देश, बहुत कुछ नुकसान हो रहा है दोनों देश का, और माहौल बिगाड़ रहे हैं। जो पैसा हम देश के लोगों के लिए खर्चा करना चाहिए, शिक्षा में खर्चा करना चाहिए, स्वास्थ्य में खर्चा करना चाहिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में खर्चा कर, आज हम फिजूल का खर्चा कर रहे हैं दोनों देश। इसका खमियाजा दोनों को भुगतना पड़ता है। इसीलिए आज समय आ गया है सुधरने के लिए। मैं तो पूरा दावा के साथ कह सकता हूँ, आज अखंड भारत बनाएंगे तो सबसे ज़्यादा अगर किसी को फ़ायदा होगा तो पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। क्योंकि आज जो हालत है ना, जो रोटी के लिए वो दर बदर होना पड़ता है, वो समस्या होगा नहीं। आज वाटर ट्रीटी का डिस्प्यूट भी सॉल्व हो सकता है। आज दोनों देश के बीच जो सीमाएं हैं, इसीलिए किसी प्रकार के वीज़ा की ज़रूरत न है। एक देश दूसरे देश को जाने के लिए कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। हम कराची लाहौर आराम से घूमने जा सकते हैं। और पाकिस्तान के लोग भी चाहे ताजमहल हो या फतेहपुर सिकरी हो, सब कुछ देखने आ सकते हैं। दोनों देश के बीच अपन ट्रेड सिस्टम होगा और टैक्स में कटौती होगा तो हर चीज़ों में रेट कम हो जाएगा, जीने के लिए सहारा मिल जाएगा। इस मुसीबत के घड़ी से आज पाकिस्तान जूझ रहा है। इसीलिए अपना पैर में कुल्हाड़ी मारने से बेहतर है कि रिश्ता को क्यों कायम ना किया जाए। आज कुछ लोग पाकिस्तान का समझ गए हैं, ज़्यादातर लोग समझदार हैं। कुछ गिने चुने कुछ लोग जो उनका अंदर है सोच, वो नहीं बदल रहा है, लेकिन समय आ रहा है, बदल जाएगा। आज की डेट में अगर इसको नफ़ा नुकसान के बारे में अगर अखंड भारत के क्या फ़ायदा होगा उसको समझा दिया जाएगा तो मुझे पूरा यकीन है, मैं पूरा दावे के साथ कह सकता हूँ
प्लेबिसाइड्स होगा, जनमत होगा, तो पाकिस्तान के सब लोग, ज़्यादातर लोग अखंड भारत के फेवर में वोट डालेंगे। समय आ रहा है, होगा, लेकिन इसके लिए हमें धीरज रखना पड़ेगा। लेकिन ये रिश्ता कायम करने से लिए हम जो बात कर रहे हैं, आज एक बात जरूरी हम सब याद करना चाहिए। सीमा दिव्य जननी जो उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात किया है, उन्होंने जो बात बताया है सबके लिए, ये क्या है? इफ़ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड, चेंज योरसेल्फ फर्स्ट। अगर आप दुनिया को परिवर्तन करना चाहते हैं तो पहले खुद का परिवर्तन करें। इसीलिए अगर हम अखंड भारत बनाना चाहेंगे या भारत को विश्वगुरु बनाना के चाहेंगे तो पहले हमको अपना प्रतिच्छवि देखना पड़ेगा दर्पण में। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सही रास्ते में जा रहे हैं, क्या किसी प्रकार की भूल चूक हो रहा है। आज हम देख रहे हैं देश में कुछ समस्या है जो देश को, डेमोक्रेसी को हिला रहा है, जिसके देश के जड़ को हिला रहा है। इसे अभी समय आ गया है देश को संभलने का, सुधारने का, सजाने का। ये तो सबसे बेहतरीन समय है। आज धर्म के नाम से लड़ाई हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। अगर देखा जाएगा तो एक धर्म दूसरे धर्म का नफरत नहीं होना चाहिए। नफरत जो सिखाए ये धर्म तेरा नहीं है। इंसान को जो रोंदे ये कदम भी तेरा नहीं है। इसलिए बुनियादी तरह पर हम देखेंगे तो किसी धर्म में खराब नहीं है, सब कुछ धर्म में अच्छा है। लेकिन कुछ लोग जो अज्ञान लोग हैं, कुछ लोग इसको खराब कर रहे हैं, धर्म को माहौल खराब बिगाड़ रहे हैं। अगर हम देखेंगे गंगोत्री साफ है, गंगोत्री में कोई खराब नहीं है। जहाँ से कि गंगा निकलती है वो तो पानी बहुत निर्मल है, लेकिन जब गंगोत्री का पानी बहती जाती है ना, उसमें गंदा आ जाती है, वो खराब होता जाता है दरअसल में। इसीलिए बुनियादी तरफ किसी भी धर्म खराब नहीं है, लेकिन हम धर्म का खराब कर रहे हैं। आज के हालात में अगर हम देखेंगे हमारे देश में माइनॉरिटी को कितना हम वैल्यू दे रहा है, कितना उसका इज्जत हम दे रहे हैं। आज देश में जो मुसलमान भी है, हर क्षेत्र में उनका तरक्की हो रहा है और शान से होकर की ज़िंदगी जी रहे हैं। शायद किसी मुसलमान राष्ट्र में ऐसा नसीब नहीं हो रहा है। शिक्षा क्षेत्र में हो या तिजारत में हो या राजनीति में हो, हर क्षेत्र में उनका दबदबा है, वो भी तरक्की कर रहा है। उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर रहे। अरे हमने उनको तो पार्लियामेंट में, राजनीति में उनका बहुत बड़ा स्थान दिया। भारत का प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट तक इनको बनाया, जो कि दूसरे देश में करना शायद इतना मुमकिन नहीं है। हमारा सोच ऐसा है, हम सबको लेके चलते हैं। तो यही जो सीखना चाहिए। तो आज के इस हालात में ऐसा काम भी नहीं होना चाहिए जिसके लिए देश को शर्मिंदा होना पड़ेगा। आज कुछ समस्या हमारे देश के सामने है। ये देश सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है। यूनिटी हमको कायम करना है, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, सेक्स, रिलीजन, वी हैव टू मेंटेन यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। विभिन्नता में एकता हमारा खूबसूरती है। इसीलिए एक धर्म दूसरे धर्म को सम्मान देना चाहिए। आज हम देख रहे हैं कुछ लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। जो हम मुखौटा पहनते हैं, हिंदू और मुस्लिम का मुखौटा पहन के जो एक दूसरे को देखते हैं, इससे हिंदू मुस्लिम यूनिटी कभी नहीं होगा। अगर हम हिंदू मुस्लिम का यूनिटी बनाना चाहेंगे तो इस मुखौटा को उतार को फेंक देना चाहिए। तो हमें इंसान में नारायण यानी कि मानव में नारायण दिखाई देगा, जो कि सनातन धर्म का सच है। आज माहौल बिगड़ना नहीं चाहिए देश में। आज देश की संपत्ति जो नेशनल प्रॉपर्टी है, डेमोन्स्ट्रेशन के आड़ में उसको ख़त्म करना नहीं चाहिए, उसको कानून में हाथ में लेना नहीं चाहिए। क्योंकि जब भी मॉब लिंचिंग के जैसा वारदातें होता है वो तो देश को शर्मसार करता है। ब्रूटल क्राइम कभी भी सिविलाइज सोसाइटी के लिए जायज़ ठहरा नहीं जा सकता।
मॉब लंचिंग का नतीजा बहुत बुरा होता है। कोई अगर बच्चा इतना मैच्योर्ड नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, लालच में एक मोबाइल चोरी कर लिया तो भीड़ में उसको मौत का घाट तक उतार देते हैं। ये तो मॉब लिंचिंग है। इससे तो डेमोक्रेसी का ये तौहीन हो रहा है, इसमें देश कमज़ोर हो जाएगा। इसीलिए जब भी अखंड भारत का हम बात करते हैं या भारत विश्वगुरु का बात करते हैं, माहौल बिगाड़ना नहीं चाहिए। जब मस्जिद में नमाज पढ़ा जा रहा है, बाहर से माहौल बिगाड़ना नहीं चाहिए। और जब भी रामनवमी का जुलूस निकलता है, उसी समय भी पत्थरबाजी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब देश में दंगा फसाद होता है ना, सबसे ज़्यादा असर निर्दोष को होता है, बहुत तबाही होता है, बहुत दर्दनाक हाल होता है। तो इसीलिए जो आग में घी डालने का काम करते हैं वो तो सबसे बड़े जिम्मेदार है। तो इसीलिए समय आ गया जागने का, हम जागने का समय है, देश को बनाने का समय है। ऐसा भी काम नहीं होना चाहिए तो देश की आन बान शान पर आँच आना चाहिए। तो देश को अभी बनाना चाहिए और हम सब ये सब हम करेंगे, करना चाहिए। लेकिन जिस आधार पर ये देश टुकड़ा हुआ है, जिस आधार पर बंटवारा हुआ है भारत पाकिस्तान, ये तो रिलीजन है। तो इसी रिलीजन से फिर दोबारा यूनिफिकेशन होने का कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए कुछ बड़े सोच के हम रास्ता का आजमाना पड़ेगा। क्या है बड़े सोच? ये बड़ी सोच है स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता। आज जब इसका बात हो रहा है ना, श्री अरविंदो का बात याद आ रहा है, स्वामी विवेकानंद के बात याद आ रहा है। स्वामी विवेकानंद जो बड़े तपस्वी और साधक, उन्होंने बड़े महत्वपूर्ण बात कही, पता है सबके लिए। उनके मुताबिक अखंड भारत का लक्ष्य भारत का साझा संस्कृति, मूल्य और विचार के आधारित एकीकृत भारत बनाना, यूनिफाइड इंडिया बनाना, एकीकृत भारत बनाना, जहाँ सभी धर्म के लोग शांति और सद्भावना से जिए। कितना महत्वपूर्ण बात उन्होंने बताया। समाज को तोड़ने वाला उन्होंने कभी भी बात नहीं बताया। कितना इंस्पिरेशनल बात उन्होंने बताया मानवता के लिए। और श्री अरविंद भी ऐसे, आज श्री अरविंद की बात अगर हम देखेंगे, उन्होंने भी बहुत कुछ लोगों को बताया। इसीलिए जो स्पिरिचुअलिटी है, व्हाट डू मीन बाय स्पिरिचुअलिटी? स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग बियॉन्ड द इजिम कॉन्सेप्ट। ये इजिम कॉन्सेप्ट से परे है। क्या इजिम कॉन्सेप्ट है? आज जो कास्टिज्म है, एक कास्टिज्म जातिवाद है। जातिवाद में कब जातिवाद कुछ हद तक ठीक हो सकता है, मैं इसे नकार नहीं रहा हूँ, लेकिन वो भी कभी मानवता के लिए रास्ता का कांटा बन जाता है। छोटे बड़े भावना, ऊंच नीच, छूत अछूत का भाव इसमें आता है। और एक प्रोविंशियलिज्म ये ठीक नहीं है। कोई बंगाली, कोई बिहारी, कोई ओडिया, कोई गुजराती, इस प्रकार के सोच से हम परे जाना चाहिए। और कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता, धर्म जो विभेद सृष्टि करता है। धर्म होना चाहिए, मैं नहीं कहता हूँ कि नहीं होना चाहिए, लेकिन धर्म के आड़ में नफरत फैलाना नहीं चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक है, अपने धर्म को मानो, लेकिन धर्मांतरीकरण नहीं होना चाहिए। एक दूसरे को नफरत नहीं करना चाहिए। तो ये भी एक समस्या होता है। तो इस प्रकार के सोच। और एक इजिम कंसेप्ट है फंडामेंटलिज्म। फंडामेंटल मौलिकवाद, और खासकर इस मौलिकवाद कट्टरवाद सोच, और ज़्यादातर रिलीजन क्षेत्र में फंडामेंटलिज्म, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, ये तो बड़ा खतरनाक साबित हो रहा है। धर्म के नाम पर हमने दूसरे को मारने के लिए उतर जाते हैं, खुद को मरने के लिए उतर जाते हैं। ये तो सिविलाइज सोसाइटी में ठीक नहीं है। और इवन इफ नेशनलिज्म ऑल्सो, राष्ट्रवाद, उससे भी परे आध्यात्मिकता है। हमारा जो आध्यात्मिकता वो राष्ट्रवाद के सब इजिम कंसेप्ट, चाहे कास्टिज्म, प्रोविंशियलिज्म, कम्युनलिज्म, फंडामेंटलिज्म, इवन इफ नेशनलिज्म ऑल्सो, इससे परे जो है
वो है इंटरनेशनलिज्म, जो सारे विश्व एक परिवार है, तो है स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म। इसी सोच पर, इसी तर्क पर, इसी दर्शन पर, इसी थियोरी पर, इस रास्ता में हम फिर यूनिफिकेशन हो गए, फिर अखंड भारत होगा। इसीलिए इस प्रकार की सोच आज जो हम बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तो श्री अरविंदो की बात याद आता है। श्री अरविंदो ने राष्ट्रवाद के चरम पर शिखर पर गए थे, लेकिन वो राष्ट्रवाद के चरम शिखर पर पहुंचने के बाद भी वो आध्यात्मिकता की जड़ तक पहुंच गए, और जिससे कि वो सारे दुनिया के लिए एक मिसाल बन गए और मानवता के लिए उन्होंने बहुत काम किया। ठीक इसी तरह हमारे जो राष्ट्रवाद का सोच है ना, इसी के साथ मानववाद भी साथ में जाता है। तो इसीलिए राष्ट्रवाद की सोच से भी परे है आध्यात्मिकता। इसी सोच को हमको आगे बढ़ाएगा और हम अखंड भारत का रास्ता हो या भारत विश्व गुरु बनने का रास्ता हो, आसान हो जाएगा। यही एक सच है। इसीलिए जो स्पिरिचुअलिटी के सोच को हमें आगे बढ़ना है। जब श्री अरविंदो की बात होता है तो एक बात ज़रूर आज बोलना चाहिए मेरे को कि जब उन्हें जेल हुआ, अंग्रेज सरकार ने उनके खिलाफ कंचपारी केस में अलीपुर जेल में उनको 1 साल की सज़ा कारावास दिया था, उसी समय उनका ट्रायल के लिए उनको कोर्ट ले गया था। तो उसी समय भारत का एक एडवोकेट, बैरिस्टर भी हम कह सकते हैं, चित्तरंजन दास, उन्होंने श्री अरविंदो के बारे में एक महत्वपूर्ण बात बताया है, जिसको कि आज सबको मालूम करना पड़ेगा, सबको समझना होगा। उसने वहाँ पर बड़े लंबे चौड़े बात बताए हैं, मैं उसका कुछ हिस्सा बताऊंगा। जो कि लॉन्ग आफ्टर हिज डेड एंड गॉन ही विल बी लुक्ड अपन एज ए पोएट ऑफ पेट्रियटिज्म, परफेक्ट ऑफ नेशनलिज्म एंड लवर ऑफ ह्यूमैनिटी। वो दुनिया से चले जाने के बाद भी वो लोगों का दिल और दिमाग में वो राज करेंगे और कर रहे हैं। और आज वो पेट्रियटिज्म यानी कि देश प्रेम की कवि है, पोएट ऑफ पेट्रियटिज्म, परफेक्ट ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद का मसीहा है, लवर ऑफ ह्यूमैनिटी यानी मानवता का प्रेमिक है। आज इन्हीं के रास्ते में हम आगे बढ़ना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी जो एक महान सच है, इससे भारत का एक परिचय दुनिया में एक अलग सा परिचय बनाएगा। इसीलिए एक दूसरे को प्रेम करना चाहिए। समाज में जो नफरत वो हटाना चाहिए। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच की खंजर फेंको, तुम जीत के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो, मेरे देश प्रेमी हो, आपस में प्रेम करो, मेरे देश प्रेमी हो। ये तो सिर्फ संगीत नहीं हो सकता, बल्कि ये किसी का रूह से निकलने वाला आवाज़ है, और ये आवाज़ में दम है जो बड़े क्रांतिकारी मालूम होता है। इसी सोच से हम दुनिया बनाएंगे। इसीलिए आज जो अखंड भारत का सपना साकार होने जा रहा है, और समय लग सकता है, लेकिन ये साकार होगा, सपना साकार होगा, और ये शांति के माहौल से, सद्भावना से, प्रेम से होगा। किस प्रकार प्रेम से होगा? ये तो प्रेम, ऐसा प्रेम जहाँ पर विश्वास का भाव होगा, दया का भाव होगा, प्रेम का भाव से दया का भाव होगा, और निस्वार्थ भाव होगा, क्षमा का भाव होगा। इसी प्रकार प्रेम से हम दुनिया को फतेह करेंगे, और एक दिन भारत, अखंड भारत के रास्ते में जो हम जा रहे हैं, इससे हम कामयाब मिलेगा। हम इस मकसद में हासिल करेंगे, और ये श्री अरविंदो का जो सपना सच साबित होगा, भारत विश्वगुरु तक बनेगा। तो इसीलिए मैं इस प्रसंग को ज़्यादा और खींचना नहीं चाहता हूँ। मैं आज इसको यहीं पर विराम देता हूँ। सबको धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भावो भवेत्। ओम शांति शांति शांति। वंदे मातरम।